अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक तो अली अमीन के जाने का दुख और सुहेल आफरीदी के आने का दुख इतना शदीद है कि जो हमने गुज़िश्ता रोज एक बात की थी कि रद्द अमल नेचुरली एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आएगा, और रद्द अमल मुसलसल आ रहा है। कल वफाकी हुकूमत का रद्द अमल उस हवाले से, और उसके बाद हमने आज एक अहम प्रेस ब्रीफिंग जो कि गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पेशावर में DGISPR साहब की जानिब से की गई, और बताया गया कि खैबर पख्तूनख्वा में अब तक कितने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो चुके हैं और उसके नतीजे में कितने ख्वारिज जहन्नुम वासिल किए जा चुके हैं। मुसलसल जो एक दहशत गर्दी का अफरीत है जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किया हुआ है, और आज की प्रेस ब्रीफिंग से भी तासुर ये मिला कि बाकी सारे सूबों में बहुत अमन कायम है, बहुत अच्छी गवर्नेंस है, और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा क्योंकि वहां पर गवर्नेंस नहीं है, वहां पर गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट की रिट नहीं है, और ऐसी एक फेलियर की तस्वीर जो है वो हमारे सामने नजर आती है आज की इस प्रेस ब्रीफिंग के थ्रू। वो जरा उस पर बात करेंगे। ये इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में जिस किस्म के हालात हैं और जिस तरह से पाकिस्तान का दुश्मन, पाकिस्तान के जो तमाम वो दुश्मन अनासिर हैं जो कि चाहते हैं इस मुल्क में डिस्टेबलाइजेशन क्रिएट करना, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, उनको एक ऐसा माहौल मुसलसल मिल रहा है कि जिस पर वो हमें एक्सप्लॉइट करें, जिस पर वो कैपिटलाइज करें, पाकिस्तान को ठेस पहुंचाने की वो तमाम मजबूम कार्रवाइयों को जोर शोर में जारी रखें। और जो इंस्टेबिलिटी की जो सिचुएशन है, जो कि हम कुछ चीजें तो हमारे हाथों से ही बनाई जा रही हैं, वो जो एक हम बात कर रहे थे जी, क्लाइमेट चेंज अब इवॉल्व करके एक क्लाइमेट डिजास्टर के सूरत में हमें जो नजर आ रहा है, क्लाइमेट डिजास्टर अगेन इज मैन मेड। आप खुद जब आपकी नाअहली होगी, जब आप वो मेजर्स नहीं लेंगे, तो फिर आपने नुकसानात उठाने हैं। और अभी भी आप उसी रविश पे नजर आते हैं कि जहां पर हमें ये दहशतगर्द आके बार बार चैलेंज कर रहे हैं। आज की इस अहम प्रेस ब्रीफिंग में DGISPR जो कि पेशावर में मौजूद थे, वो बता रहे थे कि हमें अपनी सियासत में ना लाएं, सियासी जमातों को नहीं, बल्कि एक सियासी जमात के लिए एक ये पैगाम था, सिर्फ और सिर्फ एक सियासी जमात के लिए था कि सियासत में हमें ना ड्रैग किया जाए। दहशतगर्द जो है वो पंजाब और सिंध में नहीं है, क्योंकि वहां गवर्नेंस कायम है। अच्छा, एक हफ्ते पहले जब हमें एक बैकग्राउंड ब्रीफिंग दी गई थी, तो उसमें भी हमें बताया गया था, एक सवाल हुआ था कि जहां पर पूछा जा रहा था कि जी यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट से इंटरेक्शन में क्यों नजर आता है कि DGISPR ही जाके सिर्फ और सिर्फ इंटरेक्शन करते हैं, ये क्यों नहीं जाते अदर देन स्टेज एंड प्लांटेड ऑडियंस, ये क्यों नहीं जाते ऑर्गेनिक क्राउड में। ये जो सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो पंजाब में आला ओहदेदारान हैं, मरियम नवाज साहिबा वजीर आला, दीगर सूबों में तो हमें बताया गया कि जी वजीर आला पंजाब जाती हैं, वजीर आला बलूचिस्तान जाते हैं, और बज़ाहिर तो ऐसा तासुर मिला था कि ऑर्गेनिक क्राउड में जाके वो इंटरेक्ट करते हैं, जबकि हालात आपको पता है छुट्टी वाले दिन किस तरह से या वो अगर क्लासेस हो रही हो तो फिर उनको बंद करवा के एक पूरी एक स्टेज ऑडियंस होती है, और एक पूरा नजर आ रहा होता है कि एक पूरा स्क्रिप्टेड एक ड्रामा नजर आ रहा होता है, माजरत के साथ, लेकिन यही कुछ हम देख रहे हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक क्राउड तो फिर आपको पता है कि क्राउड किस किस्म के सवाल कर रही है, वो सवालात फिर रुकते नहीं है, वो आपको फिर सोशल मीडिया पे नजर आ रही है। ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, ये ऑर्गेनिक सवालात होते हैं। हमें ये भी साथ साथ हम बताते चलें कि जी एक जब पंजाब में और बलूचिस्तान सिंध में बिलखसूस पंजाब और सिंध में जब बात की जाती है कि ये वहां पर दहशतगर्द क्यों नहीं है, तो दहशतगर्द इसलिए नहीं क्योंकि वहां पर गवर्नेंस कायम है। आपको पता है कि 2 रोज कबल तक पीपल्स पार्टी जो कि सिंध में जिनकी हुकूमत है और पंजाब में नून लीग, ये दोनों कैसे बयानबाजी के सिलसिले में उलझे हुए थे, वो लाख हम सब जानते थे कि जी ये एक फ्रेंडली फायर है, सेटल हो जाएगा, जो कि इवेंचुअली हो गया। नवाब शाह में जाके जरदारी साहब ऐसी मुस्कुराती हुई उनकी तस्वीर थी कि जितना वो पहले कभी मुस्कुराए ना हो। सो अश्योरेंसेस दोनों को एक दूसरे को दे दी गई। सो ये सारी चीजें जो हमें सामने नजर आई, लेकिन वो गवर्नेंस पे एक दूसरे पर लान तान कर रहे थे। करप्शन, माफिया सरगर्म है, जिस किस्म के हालात हैं दोनों सूबों में, वो सबके सामने है। और उसके बाद जो है हमें आज ये बताया जा रहा है कि इन 2 सूबों में गवर्नेंस क्योंकि कायम है, तो इसलिए आपको दहशतगर्द वहां नजर नहीं आता। ऑल्दो हम बड़ी खबरें इस साल में भी देख रहे थे कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो पंजाब का है वो बड़े दहशतगर्द पकड़ता है। नेचुरली आपको पता है कि इन्फिल्ट्रेशन कहाँ से होती है, कहाँ से दहशतगर्द आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा से जब वो सरहद लगती है, बॉर्डर लगता है, तो वहां से आते हैं, और सबसे बुनियादी सवाल तो यही है कि वो घुस कैसे जाते हैं
बॉर्डर पार कैसे कर लेते हैं, जो हमें ड्रग्स का पूरा बिजनेस का एक पूरे कार्टेल का जब एक तासुर दिया जाता है, बताया जाता है कि जी चाहे वो खैबर हो, चाहे वो तीरा हो, दीगर मुल्क के चप्पा चप्पा में जहाँ पर इस किस्म की सरगर्मियां हो रही हैं, जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियां जो हैं, हमें पता है कोयटा में हैं, हमें पता है खैबर पख्तूनख्वा में हैं, हमें पता है वो गाड़ियां गिलगित बल्तिस्तान में हैं। तो ये एनसीपी की गाड़ियां ये किस तरह से आप इसको चलने दे रहे हैं? आप कैसे ये पूरा ड्रग्स का जो ये एक बिजनेस है, पूरा कार्टेल है, उस पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि कॉम्प्लिसिट होते हैं उसमें, इन्वॉल्व होते हैं, मिले हुए होते हैं, और सब चीजें जब फिर आके एक दूसरे से जब गुत्थम गुत्ता होते हैं तो फिर खुलता है, ओ जी फलाना रिश्वत दे रहा था तालिबान को, तो ये था, और एक दूसरे के यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स वाली बात है कि जहां अपना अपना इंटरेस्ट है वहां पर खामोशी इख्तियार कर ली जाती है। लिहाजा एक जमात को आज की डीजी साहब की, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हम बहुत इज्जत करते हैं, हम इंस्टीट्यूशन की इंतहाई दिल की अता गहराइयों से हम उनकी तमाम जो सैक्रिफाइसेस हैं, कंट्रीब्यूशंस हैं, शहादतें हैं, उन सब का बहुत एहतराम और सलूट है उन तमाम जवानों को कि जो पाकिस्तान की खातिर, और आज डीजी साहब भी, आई एम वेरी इमोशनल राइट नाउ बिकॉज हमारा इंस्टीट्यूशन के साथ बहुत पुराना एक ताल्लुक रहा है, हमारी फैमिली के लोग जो है वो इंस्टीट्यूशन से मुंसलिक रहे हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो अफवाज हो, अफवाज पाकिस्तान, चाहे वो बरी फौज हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, हमारी फैमिली का ताल्लुक हमेशा से इंस्टीट्यूशन से रहा है। और डीजी साहब जब आज खुद भी आप दीदा हुए, जब वो बता रहे थे कि कितने हमारे जवान और बड़े बड़े अब रैंक के ऑफिसर्स को टारगेट किया जा रहा है, आप इमेजिन करें उन फैमिलीज वो किस कर्ब से गुजरती हैं फिर। उनके हौसले बहुत बुलंद रहते हैं, उनके जज्बात और उनके पाकिस्तान के लिए जो उनका एक जज्बा हुब्बुल वतनी है, उसको कोई बीट नहीं कर सकता, वो कोई मैच नहीं कर सकता, वो कोई सोच भी नहीं सकता कि हम बड़े आराम से अपने घरों में सो रहे होते हैं और वो हमें सरहदों पे हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे होते हैं, इन खवारिज से वो लड़ रहे होते हैं और लड़ के वो जान दे रहे होते हैं। लेकिन फिर हमें अफसोस इस बात पर भी होता है कि जब हम इंस्टीट्यूशन को ये कहते हुए सुने कि उनका सियासत से बिल्कुल आइन गारंटी करता है, आइन कहता है कि आपका सियासत में इनका कोई रोल नहीं है, वाजे है आइन में जो अफवाज पाकिस्तान का रोल है, और फिर हमें बताया जाता है, चाहे वो साबिक चीफ अवामी स्टाफ हो जनरल बाजवा के 2021 के फरवरी के बाद से फौज ने अपना सियासत में जो किरदार था उसको बिल्कुल डिसकंटिन्यू कर दिया है, खत्म कर दिया है। लेकिन एक सियासी जमात को सिंगल आउट करना, एक सूबे की पॉलिटिकल गवर्नमेंट को सिंगल आउट करना विदाउट एड्रेसिंग द कोर इशू ऑफ टेररिज्म, क्या ये बात सही थी? और फिर आप पहले से ही आकर अपोज करें, जो नेक्स्ट सीएम के कैंडिडेट के हवाले से जो नाम आया है सोहेल आफरीदी साहब का, उनको आप पहले से ही आके अपोज कर दें एज द नेक्स्ट सीएम। क्या ये सियासत नहीं? आप कहते हैं कि हमें सियासत में ना घसीटें, जब आप कमेंट करते हैं आके डीजी साहब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, तो ये चीज जो है वो अया हो जाती है कि ये एक बहुत नेक्स्ट लेवल एक इंकर्जन है जो इदारे का एक पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन में देखा जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। हमारी बातें कहीं ना कहीं आपको सख्त भी लगेंगी, लेकिन ये अफसोसनाक है। हमारे इदारे से हम सिर्फ एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आके हमें बताएं कि कितने हमने टेररिज्म के हवाले से, हमें बिल्कुल आपने सही कहा, नेशनल एक्शन प्लान पे सब ने, जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने इकट्ठे होके, अवाम ने, सिविलियन तमाम इदारे जो हैं, हमारे जो इस वक्त जो सूबाई हुकूमतें हैं, उन सबको एक पेज पर होके उन नुकात पर अमल दरामद करने, जो आज डीजी साहब कह रहे थे कि अपने जाती या सियासी मफाद के लिए ये इम्प्लीमेंटेशन को रोका जाता है, नहीं होने दिया जाता, विच इज ट्रू, विच इज वेरी ट्रू। सबके इंटरेस्ट होते हैं, माफिया सरगर्म है, डीलिंग हो रही होती है इन दहशतगर्दों के साथ, रिश्वत की बातें हमें हमारे सामने आती है, तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट मैच करता है, तो इसलिए ये कार्रवाइयों में हमें ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं नजर आती। लेकिन होनी चाहिए इम्प्लीमेंटेशन, दो टोक अंदाज में होनी चाहिए और सबको एक पेज पर होना चाहिए, उसमें किसी सूबे को सिंगल आउट नहीं करना चाहिए। फर्दर इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी तो इससे क्या होगा? इससे दहशतगर्द फायदा उठाएंगे, इससे वो अनासर एक्सटर्नल फैक्टर्स फायदा उठाएंगे जो इस वक्त मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के ऊपर तुले हुए हैं, मुल्क तोड़ने की जो साजिशें कर रहे हैं बाहर बैठकर, उनको ये जो है वो फायदा पहुंचेगा। आज DGISPR ने कहा कि अगर कोई फर्द वाहिद खुद को रियासत से बड़ा समझे तो ये हमें काबिल कबूल नहीं है। अगेन एक ऐसी बात करके डीजी साहब
आपने फिर एक पेंडोरास बॉक्स खोला है कि जो जवाब बनता नहीं था। आप आके अगर इस लेवल पे, सियासतदानों के लेवल पे आके आप उनको एड्रेस करना शुरू कर दें, तो ये खुद अपने आप को सियासत में ड्रैग करने के मुतरादिफ समझा जाएगा। यहाँ सवाल ये है, जहां पर आपने कहा कि अगर कोई अपने आप को, अपनी जात को पाकिस्तान से बड़ा या रियासत से बड़ा समझे, तो ये आपके लिए काबिल कबूल नहीं है। लेकिन लोग सवाल ये उठाएंगे कि रियासत आखिर होती किसकी है? रियासत किसी एक शख्स, किसी एक इदारे या एक ताकत के हाथ में नहीं होती। रियासत अवाम की होती है, और जब रियासत अवाम की हो तो फैसला भी अवाम का होना चाहिए। दुनिया के हर जमहूरी मुल्क में अवाम की राय मुकद्दस मानी जाती है। अवाम वोट देते हैं, हुक्मरान चुनते हैं, पॉलिसियां बनती हैं, और सबसे बढ़कर फैसलों का मरकज अवाम होते हैं। चाहे वो अमेरिका हो, बरतानिया हो, यूरोप हो या पड़ोसी मुल्क, अवाम की राय पर कोई फर्द वाहिद अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता। आपका आइन ये गुंजाइश आपको नहीं देता कि कोई फर्द वाहिद उस अवामी राय पर अपनी राय मुसल्लत करे। जिस फर्द वाहिद की डीजी साहब आप बात करें, वो फर्द वाहिद 2 साल से अंदर होने के बावजूद भी अगर इतना गुस्सा करना पड़ रहा है सबको, तो ये क्या हमें बता रहा है कि उसके हर किए हुए फैसले, उसके हर दिए हुए बयान के हवाले से वो इतना उस पर रिएक्शन देना जरूरी नहीं इस मौके पे कि जहां पर आपको सबको इकट्ठे होना है। सारे तमाम इदारे, तमाम इस वक्त सियासी जमातें, उन सबको एक नेशनल यूनिटी का मुजाहरा करते हुए इन चैलेंजेस का सामना करना है। दहशतगर्दी की अफरीद, दहशतगर्दी का ये जो नासूर है, ये खोखला कर रहा है हमारी बुनियादों को। हमने बहुत लॉसेस पहले ही उठा लिए। अवाम ने ये भी सवाल करना शुरू कर दिया कि करोड़ों रुपए लागत से जो बॉर्डर पर आपने फेंसिंग की थी, बाड़ लगाई थी, तो उसका हुआ क्या? ये जो दहशतगर्द हैं, ये किस तरह से बाज इलाकों तक पहुंच रहे हैं? बॉर्डर पर दहशतगर्दों को रोकने का काम किसका था? अगेन पाकिस्तान का आइन भी यही कहता है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। हमें बताया जाता है बयानात में कि ताकत का सरचश्मा, ताकत का महवर अवाम है। लेकिन जब फैसले अवाम की बजाय चंद अफराद, एक फर्द वाहिद करने लगे, तो फिर जमहूरियत कमजोर होती है और इदारों पर सवाल उठते हैं, अवाम का एतमाद मुतजलजल होता है। इससे गुरेज किया जाए, और ये बात साफ है कि अगर एक फर्द वाहिद रियासत से बड़ा नहीं हो सकता, तो फिर रियासत के असल मालिक यानी अवाम को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। अवाम की राय का एहतराम, अवाम के वोट की हुर्मत, यही वो बुनियादें हैं जिन पर एक मजबूत और पायदार रियासत खड़ी होती है। फैसले ताकत से नहीं, अवाम के मैंडेट से होने चाहिए, क्योंकि रियासतें बंद कमरों में नहीं, अवाम के एतमाद पर चलती है। पेशावर के आज सहाफियों ने इस प्रेस ब्रीफिंग पे बड़ी रिजर्वेशन का इजहार किया, तहफुजात का इजहार किया। किस बात पर? वो कहते हैं कि पेशावर के सहाफियों की हक तलफी हुई है। डॉन न्यूज के रिपोर्टर थे, उन्होंने ये बात रेस की। उन्होंने कहा पेशावर के सहाफियों की हक तलफी हुई है। आप मुसलसल सवालात जो है वो इस्लामाबाद से लाए गए लोगों से करवा रहे हैं। सहाफी तो उनको लोग भी सोशल मीडिया पे उनको नहीं कहते, जो जो इस्लामाबाद से लेकर गए थे। और क्या जरूरत पड़ी थी? जब आप खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल के हवाले से आप प्रेस ब्रीफिंग करने गए थे, दहशतगर्दी पे बात करने गए थे, लोगों ने ये बात भी अखज़ कर ली कि क्यों इनको लेकर जाया गया। क्योंकि सवालात कुछ जो अपीस करने वाले सवालात, हल्के फुल्के मीठे सवालात जो होते हैं, जो अपनी हाजिरी लगाने के लिए, खुश करने के लिए जो सवालात होते हैं, वो भी शायद उनकी गुंजाइश बनानी थी। सारे सख्त सवालात पे तो फिर वो फिर बर्दाश्त से बाहर भी हो जाता। सो लिहाजा पेशावर के सहाफियों ने ये बिल्कुल बात रेस की, बिल्कुल वैलिड बात थी, और पेशावर के सहाफियों ने इस बात का सबूत दिया कि रियल जर्नलिज्म जो है, वो वाकई में हकाइक पर मबनी वो सवालात हैं। वो किसी को खुश करने के सवालात नहीं होते। वो हल्के फुल्के इस किस्म के वो जो सॉफ्ट बॉल्स होती हैं, वो नहीं होते। वो हकाइक पर, वो मौजूदा हालात पर बगैर किसी खौफ के वो सवालात होते हैं। आज जनरल फैज से मुतालिक भी सवाल हुआ कि भाई कन्विक्शंस किधर है? कन्विक्शंस जो आप ट्रायल्स कर रहे हैं, उसमें किधर सजाएं हो रही है? जरा बताया जाए। बहुत सारे ये जो मशकूक सारे किरदार थे, जो बहुत मशकूक एक रोल माजी में प्ले कर चुके हैं, उनके हवाले से अब तक कोई कुछ क्यों नहीं हो रहा? अदालतों के भी मामलात हमें सामने नजर आ रहे हैं। आप दूसरे एंड पे जहां पर आप जो है वो पूरा ट्रायल कर रहे हैं, उसमें भी कुछ चीज सामने नहीं आ रही। बहरहाल अगर अवाम जो है वो इस मुल्क में जो अक्सर ये राय निकल कर आती है कि बोलेंगे, तो कोई फर्द वाहिद उन्हें खामोश पे नहीं करा सकता। लेकिन कैसर बंगाली साहब की बात में एक क्लिप उनका देख रही थी। कैसर बंगाली साहब ने कहा कि अगर अवाम बाहर निकल गए तो फिर मुश्किल हो जाएगा एयरपोर्ट भी पहुंचना। आज जो सूरत हाल है इस्लामाबाद रावलपिंडी की, आज आधा रावलपिंडी से लोग जो है वो इस्लामाबाद दफ्तरों में नहीं आ सके अपने। ऐसी सूरत हाल थी। कल से एक नोटिफिकेशन रात गए आ गया। लोग भी जरा थोड़े अजीब हो गए कि नोटिफिकेशन फेक है या सही है। पता चला सही था।
3G 4G आपने इंडेफिनेट गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए आपने बंद कर दिया है। 3G 4G इंटरनेट सर्विस, मोबाइल वगैरह सर्विस सब आपने बंद कर दिए इंटरनेट वगैरह। आप यानी कि बाहर निकलेंगे तो आप राब्ता नहीं कर सकते, इंटरनेट वगैरह आप नहीं यूज कर सकते। मोबाइल का जो नेटवर्क है वो बहुत ही बिल्कुल बहुत वीक सिग्नल जो है वो फेस करने पड़ेंगे आपको अगर आप बाहर निकलेंगे। और अगर आप बाहर इस्लामाबाद में रहते हैं तो जी कंटेनरिस्तान बन चुका है इस्लामाबाद, रावलपिंडी के जगह जगह इलाकों में आपने रख दिया, क्योंकि टीएलपी लाहौर में उसने प्रोटेस्ट करने का कहा था और अभी तक तो वो इस्लामाबाद भी नहीं आए थे। लेकिन तलाल चौधरी साहब स्टेट मिनिस्टर है और वो उनकी इंफॉर्मेशन देखें, स्टेट मिनिस्टर यानी कि वजीर मुमलिकत बराए दाखिला, वो कहते हैं जी सब कुछ नॉर्मल था। 2000 मुट्ठी भर लोग थे ये टीएलपी के, मुट्ठी भर लोग थे, लेकिन आपने जगह जगह कंटेनर्स लगा के इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, हर जगह आपने लोगों में पैनिक क्रिएट कर दिया, इंटरनेट बंद कर दिया। किस बात का डर था? और अगर तो तलाल चौधरी साहब की इतला के लिए, लाहौर से आते हुए इस्लामाबाद मोटरवे बंद है, आ नहीं सकते हैं लोग, और बहुत मुश्किलों से इस्लामाबाद से लाहौर भी आज लोग गए हैं। और हमारी इतलात के मुताबिक यूएन की गाड़ी और 2-4 गाड़ियों को सिर्फ उनको क्रॉस करने दिया गया, बाकी जो है वो बहुत सारे लोग स्ट्रैंडेड रहे सड़कों पे। सो इस किस्म की सूरत हाल हो, पैनिक हो, और फिर हमें ये भी बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते कोई डेलीगेशन ने बाहर से आना है, तो 3-4 दिन का आप फिर छुट्टी प्लान कर रहे हो। सो ये नेचुरली बता रहा है कि थिंग्स आर नॉट वेल, थिंग्स ऑल इज नॉट वेल। और ये बाकायदा तौर पे जब हम देखते हैं कि कोई प्रोटेस्ट की कॉल होती है या इस किस्म की सिचुएशन होती है, तो ऐसे हालात में डेलीगेशंस के साथ इस बात को और लिंक किया जाता है और फिर एक छुट्टी वगैरह वाला प्लान करके जरा बंद किया जाता है। अब इनको डर शायद ये भी है कि कोई ऐसी टीएलपी की सिचुएशन एग्रेवेट होके कुछ ऐसी ना बन जाए बड़ी कि जहां पर बांग्लादेश और नेपाल और श्रीलंका और इंडोनेशिया जैसे कोई हालात की तरफ ना लीड कर दे। आखिर में बात करेंगे इमरान खान साहब ने जो तोशाखाना 2 केस में उनकी स्टेटमेंट सामने आई है, उन्होंने तमाम इल्जामात से इनकार कर दिए, मुस्तरद कर दिए। ये वो इमरान खान साहब और उनकी एहलिया बुशरा बीबी से मुतालिक ये जो बल्गारी जो ज्वेलरी सेट था उससे मुतालिक तमाम इल्जामात थे, बदउनवानी, एतमाद शिकनी और गैर कानूनी फायदे के हवाले से उन्होंने सख्ती से ये सब मुस्तरद किए। तोशाखाना की पॉलिसी पर उन्होंने कहा मुकम्मल तौर पर अमल दरामद हुआ है। उनका ये मौक़िफ़ था कि उन्होंने 2018 की सरकारी तोशाखाना पॉलिसी पर मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंट उसको करते हुए तोहफ़ा जो है वो रिपोर्ट भी किया, उसकी जांच के लिए उसको मेजर और तमाम चीज़ें करवाई ऑफिशियल अप्रेजर्स से, कस्टम हुकाम ने किया और कानूनी तौर पर तयशुदा कीमत अदा करके ही उसके बाद उन्होंने अपने पास ये रखा। उनका कहना ये भी था कि कवायद सिर्फ रिपोर्ट ना करने पर कार्रवाई तजवीज़ करते, जो कि यहाँ नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने तो तमाम चीज़ें रिपोर्ट की और कम कीमत लगवाने की हिदायत की तरदीद वो उन्होंने की। वो इस बात की मुकम्मल तरदीद करते हैं कि उन्होंने कभी किसी को बराए रास्त या बिलवास्ता तौर पर ज्वेलरी की कीमत कम ज़ाहिर करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि केस एक हकीकी कानूनी कार्रवाई नहीं है, बल्कि एक सियासी इंतकाम है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। वो खुद और अपनी एहलिया को सियासी कैदी करार देते हैं, जिन्हें सियासी मैदान से बाहर करने के लिए निशाना बनाया जा रहा है। तो अदालती अमल का जो है वो गलत इस्तेमाल और दोहरी सजा यानी कि डबल जेपर्डी के हवाले से उन्होंने कहा कि तोशाखाना तहाइफ पर ये चौथी कार्रवाई है। इससे पहले इलेक्शन कमीशन, नैब और अब एफआईए की जानिब से केसेस हो चुके हैं। उनका मौक़िफ़ ये है कि ये आईनी और कानूनी उसूलों के खिलाफ है, क्योंकि एक ही जुर्म पर बार बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। मतलब क्या निकालने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। उन सबको नहीं पूछते जिन्होंने बेंटले, बीएमडब्ल्यू और पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियां जो है ये जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब इन सब ने लिया और रूल्स चेंज कर दिए थे। आई रिमेंबर गिलानी साहब ने इनिशिएट हुई थी इन्वेस्टिगेशंस और इंक्वायरी, उसके बाद सब कुछ सेटल हो गया था। सो लिहाजा अच्छा, इनामुल्लाह शाह के हवाले से भी आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि बरतरफ मुलाजिम करार दिया और कि बरतरफ कर दिया था। मुबैना तौर पे वो 2 तनख्वाहें लेने के बायस जो है उनको निकाला था। वो एक पीटीआई सेक्रेटेरिएट में भी काम कर रहे थे और फिर पीएम ऑफिस में भी चले गए थे, और फिर अपग्रेड करने की भी उनकी कोई बात आई थी। तो अब वो सियासी मुखालफिन के मखसूस गवाह के तौर पर खान साहब ने कहा कि वो इंतकामी कार्रवाई का हिस्सा बने हुए हैं और उसमें नाम भी उन्होंने लिया कि जहांगीर तरीन साहब जो है उनके ये जो सेक्रेटरी हैं उनके भाई थे ये इनाम शाह साहब। सो और हम आपको जहांगीर तरीन साहब के जो ज़राए हमें बताते हैं वो ये है कि इमरान खान साहब ये नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो डेस्परेट हैं, वो जहांगीर तरीन साहब का नाम जो है वो ख़राब करना चाहते हैं
اور جسٹ بیکاز کہ جہانگیر ترین صاحب کے پاس ان کا جو انعام شاہ کا بھائی ان کے ساتھ ان کی ٹیم میں اٹیچڈ ہے، تو اس کی وجہ سے وہ ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنے بینیفٹ کے لیے وہ اس چیز کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، جو کہ ایک ڈیسپریٹ اٹیمپٹ ہے۔ عمران خان صاحب نے مزید یہ بھی کہا کہ قانونی جو طریقہ کار پر جو ان کی آبجیکشن تھی، انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ کے قواعد و ضوابط کی مکمل انہوں نے پابندی کی، مقدمے کی قانونی جو حیثیت ہے اس پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ مقدمہ جو ہے وہ بدنیتی پر مبنی ہے، دہرایا گیا ہے اور غیر قانونی ہے، سیاسی مقصد کے تحت یہ کارروائی ہو رہی ہے۔ ان شارٹ کہ تمام کارروائی جو ہے وہ ریاستی اداروں نے سیاسی استعمال کی ایک مثال جو ہے وہ بنائی ہے تاکہ سیاسی مخالفین کو نشانہ بنایا جا سکے۔ تو یہ ہمارے ملک میں کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ اگرچہ بہت انٹینسیفائڈ موڈ میں ہو رہا ہے اور بہت زیادہ ہو رہا ہے، لیکن ماضی کے ادوار میں اسی طرح سے یہ ریاستی آرگنز کو استعمال کیا جاتا ہے پولیٹیکل اوپوننٹس کے لیے، اور خان صاحب کے کیس میں تو یہ مطلب ایک ہی جرم میں بار بار چیزیں 300 کیسز سے زیادہ فیملی کو اس طرح سے ڈریگ کرنا، سو یہ ایسے پریسیڈنٹس ہم نے سیٹ کیے، ڈسگسٹنگ پریسیڈنٹس کہ جو کہ کبھی تاریخ سمیٹ نہیں پائیں گے، یہ ایکشنز انڈو نہیں ہوں گے اور پھر لان تانی ہوگی۔ مصطفیٰ کمال صاحب کا ایک ریل میں سن رہی تھی، مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا کہ یعنی کہ اگر نفرت کم ہوگی تو عمران خان صاحب کی جو محبت ہے لوگوں کے دل میں وہ بھی کم ہو جائے گی، ان کی پاپولیرٹی بھی کم ہو جائے گی اگر نفرت کم ہوگی۔ تو یہ بھی کھینچ کے نہیں، اگر مصطفیٰ کمال صاحب کی اس لاجک سے چلا جائے تو جو دوسرا اینڈ ہے اس سے خود وہ بتا دیں مصطفیٰ کمال صاحب کے، اور یا مشورہ دے دیں کہ نفرت کس طرح سے کم ہو۔ ہر ایکشن پہ تو جو ہے وہ پیک پہ ایک جو اینیموسٹی ہے یا وہ جو ایک جو تلخی ہے، میں اس کو نفرت نہیں کہوں گی، میں اس کو تلخی کہوں گی، وہ بڑھ رہی ہے۔ تو یا مشورہ دیں مصطفیٰ کمال صاحب کہ یہ کیسے کم کی جائے، کیونکہ یہ بڑھ رہی ہے تو پھر نقصان جو ہے وہ اسی سائڈ کو ہو رہا ہے، کیونکہ اگلے کا جو محبت ہے یا اس کے لیے جو ایکسیپٹنس ہے وہ تو پیک پہ اس وقت ہے، اور وہ صرف اس وجہ سے بھی نہیں ہے، اس میں اب بہت سارے فیکٹرز آپ نے ایڈ ان کرتی ہیں اور وہ چیز کسی بھی صورت کم نہیں ہو رہی ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، فیڈ بیک سجیشن سے ضرور آگاہ کیجئے، اور آپ کی رائے کی بھی میں منتظر رہوں گی۔ ضرور ویکینڈ ہے تو آپ ضرور اپنی آراء سے آگاہ کیجئے کہ کس طرح سے عمران خان صاحب کے ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یا ان کی پارٹی کو اب جو سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے، سہیل آفریدی صاحب پہ جو الزامات، اور پہلے سے ہی ایک اور چیز بھی کہ سہیل آفریدی صاحب کو ایک اینٹی اسٹیٹ کے طور پہ پیش کرنا، کہ مطلب کون یہ ڈیسائیڈ کرے گا اس ملک میں کہ کون ریاست مخالف ہے اور کن بنیادوں پہ ڈیسائیڈ کرے گا؟ عوام نے اگر ایک شخص کو ووٹ دیا ہے اور ایک جمہوری عمل جو ہے اٹ ہیز ٹو ٹیک پلیس، اس میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والے اب آپ لوگ دیکھیں، رکاوٹیں کھڑی کرنے والے وہی جو اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں، وہی اس عمل میں سب سے بڑے آبسٹیکلز بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ عوام نے سہیل آفریدی کو الیکٹ کیا ہے، ایوان میں بھیجا ہے۔ اس ملک میں حقیقت ضرور یہ ہے کہ اس ملک کی جو وہ آپ دیکھیں نا ہائرارکی، کانسٹیٹیوشن آپ کا کیا کہتے ہیں، عوام جو ہے سب سے اوپر، عوام جو ہے وہ سلیکٹ کرتے ہیں، عوام نمائندے جو ہیں وہ ایوانوں میں بھیجتے ہیں، ایوان میں پرائم منسٹر منتخب ہوتا ہے، پرائم منسٹر کے نیچے جو ہے وہ سارے ماتحت ہوتے ہیں تمام ادارے، اور کس طرح سے ایک نظام، ایک پورا سسٹم جو ہے وہ ریاست کی فنکشننگ کے حوالے سے کہ کیسے اس کو آپریشنل بنانا ہے۔ یہاں پر آبویسلی ہمیں پتہ ہے کہ اتنے سرنڈر کرنے والے موڈ میں ہمیں نظر آتے ہیں تو سیاستدان لیٹ جاتے ہیں بالکل معذرت کے ساتھ، اور جو ڈیسائیڈ کرنے والے فیکٹرز ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہے وہ کون ہوتے ہیں، ایوانوں میں کون پہنچاتا ہے، وزیر اعظم کون چنتا ہے، وزیر اعظم کو گھر بھیجنے والے کون ہوتے ہیں جو فیصلہ ساز ہوتے ہیں، فیصلہ جو کر رہے ہوتے ہیں، عوام کے ووٹ کا تمسخر کون اڑاتے ہیں، عوام کی رائے پر اپنی رائے کون مسلط، مطلب کسی ملک میں یہ نہیں ہوتا کہ عوامی رائے کو رد کر دو، کسی ملک میں نہیں ہوتا، مطلب ہر جگہ ڈسپائٹ آف اینی اٹیمپٹس بائی دا ڈیپ اسٹیبلشمنٹ ایون ان دا US، جو ریزلٹس ہیں، جو ووٹس جس کو دیے گئے ہیں، منوان اسی پر عمل درآمد ہونا ہے۔ ٹرمپ کے بھی کیس میں آپ نے دیکھ لیا، مطلب سپر پاور بھی آپ کے سامنے مثال رکھ رہا ہے، لیکن اللہ حافظ پاکستان کا۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، فیڈ بیک سجیشن ضرور آگاہ